सर आवाज ही नहीं आ रही सही से आपकी। बेटे मैंने अभी बोलना नहीं शुरू किया तो कैसे आवाज आएगी? अब आई है? यस सर, अब आ रही है। अब आपको आवाज आई है? जी हेलो। जी सर, आ रही। अच्छा बेटे, जी सर आज अब आ रही है। एम्फीबियंस में न्यूट्रिशन और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करना है। तो ये आपने बड़ी डिटेल से मेरे साथ साथ, मैं चूंकि आपकी ही बुक यूज कर रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मिलर और हार्ले की बुक है जिसमें ये एम्फीबियंस का चैप्टर है। तो ये आपने मेरे साथ साथ चलना है। देखें कि एडल्ट एम्फीबियंस आर कार्निवोर्स that feed on a wide variety of invertebrates। जो एडल्ट एम्फीबियंस हैं वो कार्निवोर्स हैं और ये अपने हैबिटेट में मौजूद इनवर्टिब्रेट्स की जो कि बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है, जो इनको अवेलेबल होता है एनिमल जो इनकी रेंज में आता है उसको ये उस पर फीडिंग करते हैं। डाइट ऑफ सम ए न्यूरन्स हाउएवर आर मोर डाइवर्स। इनकी डाइट बड़ी डाइवर्स है। याद रखें कि जितनी ज़्यादा डाइवर्स डाइट होती है किसी एनिमल स्पीशीज़ की, उतना ही ज़्यादा उसका फ़ायदा रहता है। क्योंकि अगर कुछ एनिमल स्पीशीज़ उसकी डाइट में से ओमिट भी हो जाएं तो तब भी जो बाकी स्पीशीज़ हैं डाइवर्सिटी में, उनसे वो अपनी फीडिंग पूरी करके अपनी सर्वाइवल को यकीनी बनाए रखता है। तो एम्फीबियंस आप एम्फीबियन इस लिहाज से बड़े कामयाब हैं क्योंकि इनकी जो फूड वैरायटी है जो ये डाइट लेते हैं उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो मिसाल के तौर पे बुल फ्रॉग विल प्रे ऑन स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एन्यूरेंस। देखें इनवर्टिब्रेट्स के साथ साथ ये छोटे मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ दूसरे एन्यूरेंस को भी कंज्यूम करता है अपनी फूड में। द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमिन व्हाट एम्फीबियन विल ईट आर प्रे साइज। मेन बात ये है कि इन्होंने क्या खाना है, ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है और वो अवेलेबल इजीली है कि नहीं। अगर उसका साइज इनकी रेंज का है और वो इजीली अवेलेबल है तो ये उसे कंज्यूम करते हैं। मोस्ट लार्वी आर हर्बीवोर्स। इनके लार्वी हर्बीवोर्स हैं और फीड ऑन एल्गी एंड अदर प्लांट मैटर। आप देखें कि लार्वी इनके हर्बीवोर हैं लेकिन एडल्ट इनके कार्निवोर हैं। तो ये ऐसा क्यों है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या इसका कोई नुकसान भी है? तो मेरे भाई इसका फ़ायदा ये है कि जो इनके लार्वी हैं उनकी फीड और है, जो एडल्ट हैं वो कार्निवोर हैं उनकी फीड और है। तो इसका फ़ायदा इनको ये है कि इनका आपस में कंपटीशन नहीं है। तो ये कह लें कि इनको ये आसानी फराहम करता है। फूड की डाइवर्सिटी में मज़ीद इजाफा हो जाता है जब लार्वी इनके हर्बीवोर हैं और ख़ुद ये कार्निवोर हैं। मोस्ट एम्फीबियंस लोकेट देयर प्रे बाय साइट एंड सिंपली वेट। सादा सा तरीका है कि ये प्रे का इंतज़ार करते हैं और जब प्रे इनकी रेंज में आ जाता है तो ये उस पर अटैक करते हैं। ऑल्फैक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रे डिटेक्शन। और जहाँ ये देखते भी हैं, देख के भी शिकार करते हैं, साथ ही ऑल्फैक्शन सूंघने की जो इनकी सेंस है वो भी साथ काम करती है। तो इस तरह इनकी जो प्रीडेटरी एबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है। तो बेटे आवाज़ आ रही है, बात की समझ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, जहाँ आवाज़ रुक जाए मुझे बता देना है, ऐसे ना हो कि मैं बोलता रहूं और आप तक आवाज़ ही ना जा रही हो। आवाज़ क्लियर कट आपको सुननी चाहिए। फिर देखें कुछ सैलामेंडर्स हैं जो अनस्पेशलाइज्ड हैं इन देयर फीडिंग मेथड यूजिंग ओनली देयर जाज टू कैप्चर प्रे। एन्यूरेंस एंड लिथोडोंटस salamanders never use their tongue and jaws and a flip and grab mechanism। ये बेटे फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग मैकेनिज्म क्या है? ये जो एम्फीबियंस हैं ये ऐसे एनिमल हैं जिनकी जुबान जो है ना, टंग, वो हमारी जुबान से मुख्तलिफ है। हमारी टंग जो है पीछे से अटैच है, आगे से फ्री है। लेकिन इनकी जुबान अगर यहाँ आप गौर करें तो ये यहाँ पे अटैच है और इसका जो पिछला सिरा है ना, ये वाला, ये सारा सिरा इसका पिछला है, ये इसने पीछे से निकाल के बाहर को निकाला हुआ है।
ठीक है ना। ये इसका अगला सिरा नहीं है, जैसे हमारी जुबान का ये वाला अगला सिरा है, इनका ये अगला सिरा नहीं है, ये इनका पिछला सिरा है। तो ये अपनी जुबान को बड़ी तेजी से बाहर निकालते हैं और इनकी जो जुबान है यहाँ पे स्टिकी होती है, तो जैसे ही वो प्रे के ऊपर उसकी वो अटैचमेंट होती है, वो साथ ही उसको जकड़ के बहुत ही तेजी से दोबारा पीछे को खींच लेते हैं। और ये सारा काम जो है ना 0.05 से 0.015 सेकंड में कंप्लीट होता है। यानी आप कह लें कि ये देखें कि ये सेकंड का 10वां हिस्सा है या इससे भी कम, अगर हम 0.05 का हिसाब लगाएं, तो ये इतनी तेजी से अपने शिकार पर अटैक करके, ये जो जुबान है इनकी, ये अगले सिरे से अटैच है, पिछला सिरा फ्री है, इसका इनको फायदा है। फायदा इनको ये है कि इनकी जो जुबान है वो ज्यादा दूर तक बाहर जा सकती है, जबकि हमारी जुबान जो है वो बड़ी थोड़ी सी है। हमारी जुबान जो है, तो हमने इस तरह का कोई काम भी नहीं करना होता कि हमारी जुबान ज्यादा दूर तक बाहर जाए। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं उन्होंने ये अडाप्टेशन इसका इनको क्या फायदा है? फायदा इनको ये है कि ये थोड़े डिस्टेंस सर कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, आपने ऐड नहीं कर रहे। बट ऐड ये खुद हो जाएंगे, ये खुद ऐड हो जाएंगे। मैंने तो वो डिसेबल कर दिया हुआ ना इनका, जो मैं दोबारा देखता हूँ ये रिटर्न मीटिंग बंद। हाँ कितने रह गया? तो ज्ञानम डिसेबल की थी यार, है डिसेबल पार्टिसिपेंट। बेटे स्टूडेंट्स खुद ऐड हो रहे हैं। मैंने वो जो मैं इनको अलाउ करता हूँ ना, उसकी जरूरत नहीं है, वो मैंने डिसेबल किया हुआ है इनका वेटिंग रूम। तो जो भी आता है ना खुद ऐड हो रहा है। इस वक्त कितने पार्टिसिपेंट हैं हमारे? तो 26 हैं। बाकी भी जो ऐड हो रहे हैं वो खुद होते जाएंगे, वो मुझे उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है। तो बेटे मैं आपको ये बता रहा था कि इनका फीडिंग मैकेनिज्म आपके सामने है। तो इनके अंदर सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या है? तो circulatory system of amphibians shows remarkable adaptations for life in aquatic and terrestrial habitat। देखिए बेटा कितने काम की बातें हैं कि ये चूंकि एक्वाटिक हैबिटेट में भी रहते हैं और ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं, तो इसलिए इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दोनों तरह के हैबिटेट को अडॉप्ट किया है। तो कैसे किया है? देखें, सेपरेशन ऑफ pulmonary and systemic circuit is less efficient in amphibians than in lungfishes. Atrium is partially divided into urodeles and completely divided in aneurons. यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इनमें देखिए ये डायग्राम है, इसमें ये जो डॉटर लाइंस हैं ये इनके लार्वा में कंप्लीट थी, लेकिन अब ये यहाँ से ये वेन यहाँ से ये गायब हो गई हैं। और ये सिस्टेमिक आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है अगर लंग्स की तरफ जाती हैं, और ये कैरोटिड आर्टरीज हैं ये जाती हैं हेड रीजन की तरफ। अगर ये इनका जो हार्ट है ये उसकी ये वेंट्रल साइड है, इसको देखें तो यहाँ पे ये कैरोटिड आर्टरी है, ये यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी 3 लिखा है, ये हेड रीजन की तरफ जाती है। ये इनका लेफ्ट एट्रियम है और ये पल्मोनरी वेन्स हैं। और ये इनके साथ जो है ना हार्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स वो दिए हुए हैं। यहाँ खास बात ये है कि इनका जो वेंट्रिकल है यहाँ दरमियान में सेप्टम नहीं है, ये वेंट्रिकल डिवाइडेड नहीं है जैसा कि मैमल्स में है। सिस्टेमिक आर्टरी ये है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये तो आप समझते होंगे। सिस्टेमिक का मतलब ये है कि ये पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई जाती है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन से मुराद ये है कि यहाँ से ब्लड जो है ना वो जाता है लंग्स में, लंग्स से ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है। तो असल में जो एम्फीबियंस हैं उन्होंने कौन सी अडाप्टेशंस अख्तियार की हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट में
और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो मैंने आपको यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आता है तो इसकी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि लंग्स तक ब्लड जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करके दोबारा वापस हार्ट तक आता है और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के ज़रिए बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन जब ये पानी में चला जाता है तो फिर इसकी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो कह लें कि बहुत स्लो हो जाती है या उसकी ज़रूरत नहीं रहती। फिर ये कंटीन्यूअस सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ना उसके ज़रिए से अपनी स्किन जो कि इसकी मॉइस्ट होती है और इसकी स्किन हमेशा उसमें बेइंतहा कैपिलरीज हैं, वो स्किन मॉइस्ट भी है, उसमें बेइंतहा कैपिलरीज भी हैं, उनमें ब्लड है, तो वो जो पानी है वहाँ से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करके बराह रास्त हार्ट को सप्लाई करता है और फिर हार्ट से बाकी बॉडी को। तो जब ये डॉर्मेंट फॉर्म में होते हैं, हाइबरनेशन में होते हैं, उस वक्त भी ये अपनी पल्मोनरी सर्कुलेशन को स्टॉप कर लेते हैं और अपनी जो क्यूटेनियस सर्कुलेशन है उसके ज़रिए ये नमी और उसके ज़रिए ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके 6-6 महीने या इससे भी ज़्यादा ये हाइबरनेट अपने आप को किए रखते हैं। ये बेटे आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? हेलो? जी सर, हो रहा है। सर। हाँ, थोड़ा यस सर। रिस्पॉन्स देते रहे ना, जी सर, ओके सर, मुझे शक पड़ जाता है कि जैसे मीटिंग खत्म हो गई है। तो ये बेटे एक लफ्ज लिखा है, ये लफ्ज है ब्यूकोफरेंजियल रेस्पिरेशन। ये इनकी जो बकल कैविटी है वहाँ से भी ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं और इनका जो फेरेंक्स है वहाँ से भी। तो बकल कैविटी और फेरेंक्स को जोड़ के ये लफ्ज बन गया ब्यूकोफरेंजियल रेस्पिरेशन। यहाँ पे ये लफ्ज लिखा है बकल पंप। इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा है? मसल्स ऑफ द माउथ एंड फेरेंक्स क्रिएट ए पॉजिटिव प्रेशर टू फोर्स एयर इनटू द लंग। ये अपने माउथ के मसल्स को इस्तेमाल करके और फेरेंक्स के मसल्स को इस्तेमाल करके ये एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि हवा लंग्स में चली जाए। ये अभी एक डायग्राम यहाँ आगे है गैस एक्सचेंज के हवाले से, मैं वहाँ आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ थोड़ी बहुत मैं ये टर्म्स जो आपके सामने ये देखें, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अभी मैंने डिस्कस किया। गैस एक्सचेंज अक्रॉस द स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड कैन अकर आइदर इन वाटर और ऑन लैंड। ये जो कुटेनियस रेस्पिरेशन है ये पानी में भी और लैंड के ऊपर भी ये होती है। और क्योंकि ज़मीन के ऊपर भी एम्फीबियंस है ना, वो रहते वहीं पे हैं जहाँ नमी ज़्यादा है, ज़्यादा खुश्क जगह पे ये नहीं रहते, क्योंकि इनकी स्किन का मॉइस्ट रहना भी ज़रूरी है। दिस एबिलिटी अलाउज ए फ्रॉग टू स्पेंड द विंटर इन द मड एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड। यानी पॉन्ड्स के नीचे मड में अपने आप को जहाँ इन्होंने हाइबरनेट करना है तो वहाँ नमी तो होती है और वो उसी नमी को कुटेनियस रेस्पिरेशन के ज़रिए पानी की जो ह्यूमिडिटी है उसे भी रिसीव करते हैं और ऑक्सीजन भी वहाँ से रिसीव करते हैं। आगे ये कुछ परसेंटेज लिखी हुई हैं कि किस टाइम किस टेम्परेचर पे कितने परसेंट इनकी रेस्पिरेशन जो है कुटेनियस के ज़रिए होगी और कितने परसेंट लंग्स के ज़रिए होगी। ये थोड़ा बहुत आपने ये देखना है। तो इसके बाद बेटे ये थोड़ा सा इसी के बारे में जो मैंने आपको बताया है, एक छोटी सी एक है एनिमेशन, मैं थोड़ा सा आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी ज़रा गौर से आपने देखनी है। और मज़ेदारी की बात ये है, मैंने वो बड़ी तलाश करके आपके सिलेबस इसके ऊपर से उसने बनाई है। यही पॉइंट्स हैं, यही सारे वर्ड हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक एक लाइन जो है ना, यहाँ से लेके उसने वो पहले स्लाइड्स बनाई हैं पॉइंट्स की, फिर उसको एक्सप्लेन किया है। तो आप ज़रा एक मिनट ये भी देखें। Not all, but these are just for holding prey, not necessarily for chewing their prey. And you can see a video frog doing the flip and grab method. And then also up here at the top, you see a frog as it's sticking its tongue out to catch prey. When
we talk about circulation, we previously talked about fish, and I told you the emphasis on heart chambers. So as we're moving to more evolved organisms, we're going to see more chambers. So amphibians are an example of this, in that they have one ventricle and two atria for a total of 3 chambers. And it's also important to note that the atria is not quite fully divided in salamanders. So this is just once again kind of showing that connection and that link as organisms have evolved. In terms of breathing, amphibians are unique in that they do something called cutaneous respiration. And this means that they breathe across their skin. And this can be up to 90% of their gas exchange. This is also why you see amphibians that burrow at the bottom of a pond or something like that in the winter. They're still able to breathe across their skin in water as well. And this is why they'll still survive. They do spend a little bit of time doing something called buccopharyngeal respiration, and this is where they do it across the surface of their mouth and their pharynx. And it's also important to note that larvae and some salamander adults, as you'll see, have external gills, and so they breathe that way through their gills. When we talk about temperature, amphibians are ectothermic, meaning they rely on the outside environment to determine what their overall temperature is. So अच्छा बेटे, ये आपने देखा कि वही वर्ड बाकायदा आपकी बुक वाले इसने वही परसेंटेजेस दी हैं रेस्पिरेशन की जो यहाँ लिखी हुई हैं। तो ये भी आपने, मैं कोशिश करूँगा कि ये यूट्यूब पे भी आपको ये लेक्चर फ्राहम कर दूँ, वहाँ आप इसको बार बार भी सुन सकते हैं। तो टेम्परेचर रेगुलेशन में देखें, जो एम्फीबियंस हैं वो एक्टोथर्मिक हैं। बेटे आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये एम्फीबियंस जो हैं ये एक्टोथर्मिक हैं। इसका क्या मतलब है कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते, ये अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना हो जैसा कि मैमल रखते हैं, तो इसके लिए मौसम सरमा में ज़्यादा एनर्जी हमें खर्च करना पड़ती है, तो हमें ज़्यादा फूड आइटम्स भी लेना पड़ती हैं। लेकिन ये जो एम्फीबियंस हैं इनको ये फ़ायदा है कि ये अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी डाउन कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म को ये स्लगिश कर लेते हैं, सुस्त कर लेते हैं, और फिर इनकी सर्वाइवल यकीनी रहती है, क्योंकि पानी जो है वो बराह रास्त इनकी बॉडी से अटैच होता है। अगर ये पानी में रहते हुए पानी का टेम्परेचर अगर 8-10 हो गया है सर्दी के मौसम में, तो इनकी बॉडी अगर इन्होंने 47 पे टेम्परेचर अपना 37 पे मेंटेन रखना हो, तो इनको तो बेइंतहा एनर्जी की ज़रूरत है, और इतनी एनर्जी के लिए इनको बेइंतहा खुराक की ज़रूरत है। तो वो इतनी सर्दी में खुराक कहाँ से मिलेगी? तो इनकी जो सर्वाइवल है वो कह लें कि इनकी मॉर्टेलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इनकी तो ये स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ये अडाप्टेशंस हैं, इन्होंने ये अडाप्ट किया एक्टोथर्मिक, इनका जो है ना एम्फीबियंस का ये मैकेनिज्म है। एनी पुअरली इंसुलेटेड एक्वाटिक एनिमल्स regardless of how much metabolic heat it produces loses heat as quickly as it is produced। हर एनिमल हीट को लूज करता है, और जितनी बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जितना डाउन होगा उतनी तेज़ी से ज़्यादा हीट लूज होगी और उतनी ही ज़्यादा हमें खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में ये वाली जो डायग्राम आई है ये एम्फीबियंस के लंग्स की स्ट्रक्चर है। बकल पंप के बारे में हम बात कर रहे थे, ब्यूकोफरेंजियल वेंटिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये तस्वीरें ए है, बी है, सी है, डी है। इनमें आपने ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि ये लंग्स हैं, ये इधर से नॉस्ट्रिल से हवा को अंदर लेके आते हैं, और फिर तस्वीर सी में ये कैसे लंग्स से हवा को बाहर निकालते हैं, और फिर तस्वीर डी में ये अपने ये जो लोअर जा है इसको ज़रा ऊपर उठाते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं, और इस तरह करने से यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है। उसके नतीजे में यहाँ पे एपिग्लोटस जो है वो खुलता है और हवा आ जाती है सीधी इनके लंग्स में। तो यहाँ देखें, जब इन्होंने हवा से गैस एक्सचेंज करनी हो बाहर एनवायरनमेंट से, तो अपने मुंह को खोलते हैं और कभी अपनी
ये लोअर जा को ऊपर करते हैं, कभी नीचे थोड़ा बहुत इस तरह करते हैं, तो इधर से गैस एक्सचेंज हो जाती है। तो ये सिंपल सी डायग्राम है, इसके बारे में ये नीचे लिखा हुआ है, ये भी आपने देखना है अच्छी तरह से। तो यहाँ हम बात कर रहे थे टेम्परेचर रेगुलेशन की। कहते हैं कि जब ये पानी में होते हैं तो उस वक्त ये अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक अपना टेम्परेचर कर लेते हैं, लेकिन ऑन लैंड हाउएवर देयर बॉडी टेम्परेचर कैन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ दी। जमीन के ऊपर ये थोड़ा बहुत अपने टेम्परेचर को थोड़ा बहुत मेंटेन रखते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन इज मेनली बिहेवियरल, ये अपने बिहेवियर से टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे सम कूलिंग रिजल्ट्स फ्रॉम इवेपोरेटिव हीट लॉस, इनकी बॉडी से हीट जब इवेपोरेट होती है, देखे ना जब हमें पसीना आता है तो असल में बाहर हीट है, पसीना हमें आता है तो कुछ हमारे वेपर बॉडी से उड़ जाते हैं। जितने वेपर उड़ते हैं वो हीट को लेके ही उड़ते हैं और उतना ही हम अपनी बॉडी में कूलिंग फील करते हैं। अगर हम पंखे के नीचे आए तो हमें ज़्यादा कूलिंग फील होती है। उसकी वजह ये होती है कि पंखे के नीचे ज़्यादा तेज़ी से वेपर जो हैं वो इवेपोरेट होते हैं और वो ज़्यादा तेज़ी से हीट को लेके उड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर हम पेट्रोल में अपने हाथ डालें तो बहुत तेज़ी से हमें कूलिंग फील होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि पेट्रोल के वेपर पानी की निस्बत कई गुना ज़्यादा तेज़ी से उड़ते हैं। तो जितनी तेज़ी से वो उड़ते हैं, निकलते हैं बॉडी से बाहर की तरफ, तो वो हीट को लेके निकलते हैं। तो जो ये जो एम्फीबियंस हैं ये भी किसी हद तक कूलिंग इसी तरह इवेपोरेटिव कूलिंग ये हासिल करते हैं। और फिर इन एडिशन मैनी एम्फीबियंस आर नॉक्टर्नल। अब देखें इनकी ये बिहेवियर ही है ना कि ये दिन को खुराक हासिल करने की बजाय ये रात को निकलते हैं। नॉक्टर्नल वो एनिमल्स हैं जो रात को निकलते हैं अपनी फीडिंग के लिए। और ये कूलर जो ठंडे ठंडे हिस्से हैं, इलाके हैं, बरोज हैं अंडर मॉइस्ट लीफ लिटर ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। ये दिन को भी जो है ना सीधा ऊपर आकर नहीं रहते, बल्कि जो लिटर है, जो दरख्तों के नीचे ठंडी जगह है जहाँ नमी है वहाँ रहते हैं। तो वहाँ का टेम्परेचर अगर देखें बाहर 47 है तो वहाँ का 34-35 होता है। 20 डिग्री सी का फ़र्क होता है। तो ये एम्फीबियन इस बात को समझते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा कहाँ है, टेम्परेचर डाउन कहाँ है, तो ये अपने आप को फिर एडजस्ट करते हैं अपने बिहेवियर की वजह से। फिर एम्फीबियंस में वार्म देमसेल्व्स बाय बास्किंग इन द सन। अगर सर्दी ज़्यादा है, इन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना है कि इनकी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाए, तो ये धूप में आके बास्किंग भी करते हैं, यानी धूप में आके अपने आप को एक्सपोज करते हैं। बॉडी टेम्परेचर में राइज 10 डिग्री अबव देयर टेम्परेचर। जब ये धूप में आते हैं तो इनका टेम्परेचर 10 डिग्री सी तक ज़्यादा हो जाता है। बास्किंग आफ्टर ए मील इज कॉमन। खाना खाने के बाद ये थोड़ी सी धूप जरूर लेते हैं क्योंकि इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा, इनको बेहतर एनर्जी मिलेगी, ये एक्टिव हो जाएंगे, इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव फंक्शन। यानी जब धूप में ये आएंगे तो इनको टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो भी बेहतर होगा। तो फिर देखें कि ग्रोथ बेहतर होगी और फैट डेपोजिशन बेहतर होगी, जो कि बड़ी ज़रूरी है इनकी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इन्होंने डॉर्मेंसी में जाना है, जब सर्दी आनी है इन्होंने हाइबरनेट करना है। तो अगर बॉडी में कुछ फैट डिपॉजिट हो जाएगी तो उससे इनका बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है बेटे। तो अब मैं आपको ना ये भी थोड़ा सा टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में दोबारा रिपीट ये किस्म का होता है ना, वो भी मैं आपको करा के दिखाता हूँ। ये देखें दोबारा। So whether that's the water temperature that they're swimming in or the air that they're living in, that is going to determine their overall temperature. In terms of nervous and sensory, their brain is pretty developed for such a इसमें बड़ा थोड़ा सा बताया है टेम्परेचर रेगुलेशन का, मैंने तो बहुत ज्यादा बता दिया है। which is primarily for olfactory, a midbrain for vision,
Vision and hearing are also two really important characteristics, and they're more evolved in amphibians than we've seen so far. So vision itself is the most important sense for amphibians. They are sight feeders, so they rely on seeing their prey go by, and that's how they eat. And they also have binocular vision, which allows them to perceive different depths. They have something as well called a nictitating membrane that covers their eyes and allows them to see different. So if you watch frogs blink, you'll see. हटते आके ने मेहरबानी जी ओ आके जे नहीं देंदा ओ जी आके नहीं देंदा और आके मेहरबानी Frequency sounds. Salamanders, on the other hand, they don't have quite the evolved eardrum that frogs and toads do, so they can only do low frequency vibrations that they do via the ground when they feel. So frogs and toads are a bit more special too, in that they have some. जी सीआर साहब, अपना इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट 37 है। यस सर 37। अच्छा, ये जो बातें मैंने एक्सप्लेन की है ना, ये उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ जैसे आपके सिलेबस में मैंने निशान लगवाए थे ना। जी जी सर। तो चूंकि सिलेबस ये है, ये 4 क्रेडिट का है, लेकिन आपका ये 3 का है, तो मैंने फिर कुछ थोड़े बहुत जो है ना 1 क्रेडिट के हिसाब से आपको निशान जो है ना मैंने लगवाए थे कि ये आप छोड़ सकते हैं। तो अब ये हम ज़्यादातर कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें अब जो अगला आर्टिकल आ रहा है वो है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शन, ये हम इसको रहने देंगे। तो इसके बाद हम एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर वोकलाइजेशन है, फिर पेरेंटल केयर है, फिर मेटामॉर्फोसिस है। ये अभी हमारा आज दूसरा पीरियड भी है। यस सर है। तो ये दोबारा उसमें हम इकट्ठे होते हैं उस पीरियड में, तो दोबारा देखते हैं। मीनवाइल ये आपके पास 10-15 मिनट हैं, आप इसी सबक को दोबारा देखें। अगर कोई चीज़ तंग करने वाली है वो मुझे बताएं। नेक्स्ट पीरियड में हम जो कि आज ही है उसको हम क्लियर करेंगे। तो नोट्स अपने पास रखा करें। जब आप यहाँ बैठते हैं कंप्यूटर के आगे या अपने मोबाइल के आगे, तो बैठ के ये लेक्चर सुना करें। जैसे आप क्लास में बैठते हैं, आप लेट के या ऐसे जिसे इजी फील करना इस तरह सुनेंगे तो वो फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये बातें बड़ी सिंपल हैं, क्योंकि हम खुद एनिमल हैं, एनिमल्स को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी निस्बत ज़ूलॉजी को समझना आसान है, लेकिन कम अज़ कम इसके लिए हमें रेडी होके बैठना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पीरियड है और हमने बैठना है। मैंने आपसे कहा था ना कि गूगल क्लासरूम में मैंने वहाँ एक कमेंट दिया है कि पोस्ट अटेंडेंस हेयर, वहाँ अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो एक ऑफिशियल किस्म का एक डॉक्यूमेंट है। तो अभी वहाँ पे विद इन पीरियड टाइम अटेंडेंस लगाएं। तो बेटा ठीक है, फिर मैं दोबारा आता हूँ 9 बजे है दोबारा। जी सर 9 बजे। हाँ 9 बजे फिर दोबारा आता हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।